ये कहानी है कंचन की, जिसका रंग काला होता है। वो अपनी माँ सरिता, चार भाई और भाभियाँ, अक्षरा, प्रार्थना, जास्मीन और बानी के साथ रहती हैं। उसकी चारों भाभियाँ गोरी होती हैं। एक रोज, क्या बात है बहू, तुम दोनों की पसंद तो काफी अच्छी है। अब तो मैं दिवाली में यही साड़ी पहनूंगी और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा माँ जी? आपको पता है, हमने बाजार में 2 घंटे सैर की और उसके बाद जाकर ये साड़ी पसंद आई हमें। हाँ माँ जी, हमने बानी और जास्मिन के लिए भी साड़ियाँ लाई हैं। और तो और कंचन के लिए भी हमने दिवाली के लिए लहंगा लाया है। ये देखिए, है ना एकदम प्यारा? बहुत खूब अक्षरा। ये रंग तो कंचन के काले रंग पर बहुत जचेगा, वरना ज्यादा गहरे रंग उस पर सूट नहीं करते और वो उसमें बहुत बुरी लगती है। बस कीजिए माँ, जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ तो कहती ही रहती हूँ, वो भी इन बाहर वालों के सामने। आवाज नीचे कर कंचन। पहली बात तो ये है कि ये तेरी भाभियां हैं, कोई बाहर वाली नहीं। और दूसरी बात, मैं कुछ भी क्यों बोलूं? अरे तुझे मैंने 50 बार कहा है, ये लेप लगा, वो साबुन लगा, लेकिन नहीं, तू कभी मेरी बात को गंभीरता से लेती ही नहीं। अरे तुझे काली से गोरा करने के लिए मैंने कितनी सारी कोशिशें की हैं, लेकिन तुझे तो बस काली ही बनकर रहना है। और अगर तू ऐसी ही रही तो तुझे आगे चलकर कोई पसंद नहीं करेगा। करेगा माँ, कोई ना कोई तो मुझसे शादी जरूर करेगा और मैं एक अमीर और अच्छे खानदान की बहू भी बनूंगी। अब पापा भी तो काले थे, लेकिन फिर भी आप जैसे गोरी और सुंदर लड़की ने उनसे शादी कर ली ना। अब आप ही बताइए, क्यों की आपने पापा से शादी? क्योंकि पापा के पास पैसे थे। ये तो क्या बकवास कर रही है? जरा तमीज से पेश आ, नालायक कहीं की। ओफो माँ, बहुत ज्यादा एक्टिंग मत करो आप। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने पापा को क्यों चुना। और ठीक वैसे ही मेरे पैसे देखकर मुझे भी कोई ना कोई हैंडसम लड़का पसंद जरूर करेगा और मेरी भी लाइफ सेट हो ही जाएगी। फिर क्या हुआ अगर मेरा रंग काला हुआ तो? उसके अलावा तो मेरे पास सब कुछ है ना, जिसके लिए बाकी सभी लोग रोते फिरते हैं। अपने ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे और अपने इस काले रंग को ठीक कर। ये पूरी तरह जाने से रहा, लेकिन तू इसे कम तो कर ही सकती है ना। देख कंचन, मैंने तेरे लिए दुबई से एक फेस वॉश मंगवाया है और एक साबुन भी है उसके साथ में, तो कल से तू वही लगाएगी। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली माँ। अरे आपने तो मेरे चेहरे पर 50 से 100 एक्सपेरिमेंट कर भी लिए हैं और कितने सारे डॉक्टर को भी दिखाया है। और अगर मेरा कालापन जाना होता तो वह कब का चला जाता। अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ना जाने वो ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझ जैसे ढीठ को मैंने पैदा कर दिया। अरे मनहूस घड़ी वो नहीं, मनहूस तो। अरे बस बस, अब ये सब रहने भी दो ना। त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में घर में झगड़े होना अच्छी बात नहीं है। हाँ कंचन, ये देखो, अक्षरा और मैंने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा लहंगा लाया है। दिवाली की रात में तुम यही लहंगा पहनना, इसमें तुम बहुत अच्छी दिखोगी। है ना माँ जी? अरे अपना ये 2 कुड़ी का लहंगा आप अपने पास ही रखिए। आप चारों तो गरीब घराने से आई हो, इसीलिए ये बाजार में लटकने वाले सस्ते लहंगे खरीद कर पहन भी लेती हूँ और खुद को कहीं की हीरोइन समझती हूँ। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं जो कुछ भी पहनती हूँ वो डिजाइनर होता है। और देखना आप, मेरा दिवाली का लहंगा भी एकदम डिजाइनर होगा। कंचन, अपनी भाभी से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे इनका कोई क्लास भी है क्या, जो ये मेरी भाभी कहलाए? इतना कहकर कंचन वहां से चली जाती है। तुम दोनों इसकी बातों का बुरा मत मानना, दिमाग से थोड़े पैदल है ये। मेरे चारों बेटे तो एकदम अच्छे हैं, लेकिन ये एक लड़की ही इतनी बददिमाग निकली। लेकिन माँ जी, आपको कंचन के साथ इतनी भी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। अब वह जैसी भी है उसे वैसे ही रहने दो ना। हाँ माँ जी, मेरा भी यही कहना है। जितना आप उसके साथ सख्ती से पेश आओगे, उतना ही उसका स्वभाव और खराब हो जाएगा।
वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये उन्हीं में से एक है। अरे इसे मैंने ना जाने कितनी बार कहा है कि अपने काले रंग को ठीक कर, लेकिन ये लड़की तो बस अपने घमंड में ही रहती है। इसे लगता है कि इसके बाप ने इसके नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है, तो ये उन पैसों के दम पर कुछ भी कर सकती है। लेकिन आजकल के लड़के इतने भी पागल नहीं हैं। माना कि वो पैसा भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ लड़की के खूबसूरती भी देखते हैं। अरे आजकल तो कोई भी काली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता, और इसीलिए मुझे उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके भविष्य के बारे में चिंता करते करते मेरा चेहरा भी इसकी तरह एकदम काला पड़ जाएगा। सरिता का अपनी चारों बहुओं के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, और ये देखकर कंचन को और जलन होती है। फिर दिवाली की रात जब वो लहंगा पहनकर उन फोटोज को अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, तभी ओ माय गॉड, मेरे फोटोज पर तो कितने सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, लेकिन ये क्या? अरे ओ कल्लो, दिवाली की रोशनी में भी तेरा चेहरा चमक नहीं पाया, तू फिर भी काला कोयला ही लग रही है। हैशटैग काली की दिवाली। तुझे तो रात में केवल उल्लू ही देख सकता है। काली कुलूटी है या ब्लैक ब्यूटी? ये सब क्या है? नहीं, मैंने सोचा कि कोई अच्छे कमेंट आए होंगे, लेकिन ये सारे कमेंट तो एकदम बुरे हैं। क्या मैं सच में इतनी बुरी लगती हूँ? क्यों भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? अब गुस्से में आकर कंचन कमरे में तोड़फोड़ करने लगती है। तभी वहां पर उसका भाई विपुल आता है। अरे ये तू क्या कर रही है कंचन? रुक जा। अरे पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या तुझे, जो तू ऐसे पागलों की तरह बर्ताव कर रही है? और मैं क्या करूं भैया, आप तो लड़के हो। आप काले होने के बाद भी आपकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, और एक मेरी लाइफ है। मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता। बचपन से लेकर आज तक सबने बस मेरे रंग का मजाक ही उड़ाया है। देख कंचन, मैं तेरा दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम क्या करें? अगर हमें ऊपर वाले ने ये काला रंग दिया है, तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। देख, तू काली जरूर है, लेकिन तेरे कालेपन में भी सुंदरता छुपी हुई है, और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, ना कि तेरा मन रखने के लिए कह रहा हूँ। और देखना तुझे भी कोई प्रिंस चार्मिंग लड़का जरूर मिलेगा। जैसे हम चारों भाइयों को इतनी गोरी और सुंदर बीवियां मिली है, और वो हम चारों से इतना प्यार भी करती है। अब चल, त्योहार वाले दिन यूं उदास मत बैठ, और हमारे साथ बाहर फटाके जला। और मैंने तो तेरे लिए तेरे फेवरेट फटाके लाए हैं। नहीं भैया, आप कह ही रही हो कि मुझे भी कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा, लेकिन मुझे आप लोगों की तरह किसी गरीब घर से रिश्ता नहीं जोड़ना है। मैं तो एक अमीर और हैंडसम लड़के से ही शादी करना चाहती हूँ, और तो और मेरा ससुराल भी एकदम रॉयल होना चाहिए। देखा, यही तो तेरी गलती है। तुझे जो मिलता है तू कभी उसमें खुश होती ही नहीं, और जो तेरे हाथ में है उन चीजों पर तू कभी काम नहीं करती। अरे माँ ने तेरे लिए ना जाने कितने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, वो भी कहाँ कहाँ से। यूरोप, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, हिमाचल, हर जगह से। लेकिन तूने तो उनमें से किसी का इस्तेमाल तक नहीं किया, और बस एक ही राग अलपती रहती है कि तेरे पैसे देखकर तुझे कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कंचन। तुझे अपने स्वभाव में और अपने बाहरी रूप में भी बदलाव लाना चाहिए, वरना कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। बस कीजिए भैया, आप भी माँ की तरह ही ज्ञान दे रही हो। अरे मुझे तो यहाँ पर कोई समझता ही नहीं है। सबको बस मुझे टीचर बनकर ज्ञान देना आता है, जबकि मुझे इस फालतू के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। जाइए आप, और जाकर एंजॉय कीजिए। अरे पर कंचन वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रोज जब घर में जास्मीन और बानी की सहेलियां आकर जाती हैं, तभी अरे आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन क्या हुआ कंचन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मेरे बेडरूम को आप लोगों ने क्या समझ के रखा है? डाउन मार्केट मोहल्ले का पब्लिक बाथरूम? अरे थोड़ी देर पहले जब आप दोनों गरीब फटीचर की सहेलियां आई थी,
तब वो दोनों मेरे बेडरूम के बाथरूम में क्यों गई थी? घर के बाकी बाथरूम में आग लगी थी क्या? ऐसी बात नहीं है कंचन। दरअसल बाकी बाथरूम की सफाई चल रही थी और सिर्फ तुम्हारा ही बाथरूम खाली था। इसीलिए हमने ही उन्हें कहा था कि वो जाकर तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करे। देखिए, इस बार मैं बख्श रही हूँ, लेकिन अगली बार से मेरे बाथरूम में आप चारों ने मुझसे बिना पूछे कदम भी रखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे बस करो कंचन, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम हम चारों को इतना पराया क्यों समझती हो? हम तो तुम्हारी भाभिया ही है ना, और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक तुम हो जो हमसे कभी ठीक से बात भी नहीं करती। हाँ, नहीं करती, क्योंकि मैं सिर्फ क्लासी लोगों से ही बात करती हूँ। ऐसे एरे गेरे गरीबों के में मुंह तक नहीं लगती। और वैसे भी आप जैसे कोरे लोग तो बस बाहर से ही अच्छे होते हो, लेकिन अंदर से एकदम बुरे होते हो। अरे बचपन से देखा है मैंने, आप जैसे कोरे लोगों ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। बहुत नाम रखते थे वो मुझे। मैं समझ सकती हूँ कंचन, लेकिन हम उनके जैसे थोड़ी ना हैं। तुम हमसे तो ठीक से बात कर ही सकती हो ना। अरे हम चारों तुम्हारी भाभियां नहीं, सहेलियां बनकर रह सकती हैं, और हम पांचों मिलकर कितने अच्छे से रह सकते हैं। क्यों जास्मिन? हाँ बानी, एकदम सही कह रही हो तुम। अरे चुप हो जाओ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप सबके इस भोले और मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। मन ही मन आप चारों को बड़ी खुशी होती है। मुफ्त का मनोरंजन जो हो जाता है आप लोगों का। जब भी माँ मुझे डांटती फटकारती है और जब मुझे कोई मेरे काले रंग को लेकर चिढ़ाता है, तब आप लोगों को मन ही मन बहुत खुशी होती होगी। सब जानती हूँ मैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कंचन? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपने मन में तुम ऐसे बुरे भाव भरकर रखोगी तो कैसे चलेगा? जरा अपनी आंखों पर ये चढ़ा हुआ बुरे भाव का चश्मा हटा दो, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे इसके चलते तो तुम हर किसी को बुरा ही समझोगी। हाँ कंचन, प्लीज जरा अपनी सोच बदलो, फिर देखो सब कुछ बदल जाएगा। अरे आप लोग होते कौन हो मुझे सुझाव देने के लिए? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अरे आप चारों जितनी अच्छी बनती हो उतनी हो नहीं। ये सब तो बस आप जैसे मिडिल क्लास लोगों की एक्टिंग होती है। और मुझे अच्छे से पता है कि आप चारों ने मेरे भाइयों के पैसे देके हैं, इसलिए उनसे शादी की। क्या? चलिए अब जाइए यहाँ से, और दोबारा मेरे कमरे में बिल्कुल मत आना। देखना जास्मिन, ये कंचन किस तरह की बातें कर रही है। हम तो इसे इसके अच्छे के लिए समझा रहे थे, लेकिन ये तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, और इसने तो सीधे सीधे हमारे चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। अरे हम क्या इतने गिरे हुए हैं क्या जो पैसों के लिए शादी करें? अब तेरे मन में क्या है ये तो तू अच्छे से जानती है, इसलिए कंचन की बुराई उसके पास ही रहने दे। तू ही समझदारी दिखा और चुप हो जा, क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह लगने से बात और बढ़ती है। माँ जी कभी कभी सच ही कहती है कि ऐसे ढीठ लोग जल्दी नहीं सुधरते। फिर एक रोज जब घर में सरिता की सहेली राइमा आती है, तभी क्या बात है सरिता? अरे इतनी मलाई जैसे गोरी और खूबसूरत बहुएं तुझे कहाँ से मिली? मुझे तो लगा ही नहीं था कि तेरे चारों बेटों को इतनी अच्छी बीवियां मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी भला? मेरे बेटे भी क्या कम हैंडसम है क्या? माना कि वो चारों काले हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितने कि कंचन है। कंचन का रंग तो पूरे अपने पापा पर गया है, लेकिन मेरे चारों बेटों का नैन नक्श एकदम अच्छा है। हाँ बहन, कहा वो तुम्हारी बहू है और कहा तुम्हारी बेटी कंचन। उनकी और उसकी खूबसूरती में तो जमीन आसमान का फर्क है। उन दोनों की ये बातें कंचन सुन लेती है। जिसे देखो बस मेरी भाभीियों की तारीफों के पुल बांधता रहता है। पहले सब मेरे कालेपन को कम कोसते थे, कि अब मेरी ये भाभियां आने के बाद मेरी तुलना उनकी सुंदरता के साथ की जाती है, और साथ में मेरी बुराई भी होती है। और इस सब की जड़ है मेरी भाभियां। लेकिन अब बस, अब तो मैं उनकी खूबसूरती को बिगाड़ कर ही रहूंगी और उन्हें भी मेरी तरह काला बना दूंगी। अब कंचन चालाकी से
सरिता के लाए हुए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मिलावट कर देती है। माँ ने ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भाभीियों के लिए लाए हैं ताकि उनके चेहरे और चमक उठे। लेकिन अब मैं इसमें मिलावट करूंगी, जिसके बाद ये सारे खराब हो जाएंगे। और जब मेरी एक प्यारी सी भाभी इसे अपने चेहरे पर लगाएगी, तभी वो एकदम काली सावली हो जाएगी। लेकिन घर में काम कर रहे स्टाफ उन प्रोडक्ट्स को यहाँ वहां रख देते हैं। चलो, अब मैं नहाने जाती हूँ। लेकिन मेरा फेस वॉश और साबुन तो खत्म हो गया था, तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर कैसे आ गए? लगता है इसे माँ ने लाया होगा। एक बार इस्तेमाल कर ही लेती हूँ, फिर बाद में इसे बंद कर दूंगी। वैसे भी कोई चमत्कार तो होने से रहा, और अगर मैंने इन्हें इस्तेमाल नहीं किया तो फिर माँ मेरा अगले एक हफ्ते तक वापस दिमाग खाएगी। कंचन ने मिलावट किए हुए प्रोडक्ट और सरिता ने लाए हुए प्रोडक्ट के डब्बे एक जैसे ही होते हैं, और कंचन उन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है जिनमें उसने मिलावट की होती है। और उसे लगाने के बाद, ओह नो, मेरा चेहरा तो पहले जितना काला था उससे भी ज्यादा काला हो गया है, और अब तो मैं खुद को देख ही नहीं पा रही हूँ। लगता है मैंने जिन प्रोडक्ट में मिलावट की थी वही प्रोडक्ट्स घूम फिर कर मेरे हाथ लग गए हैं। ये क्या हो गया? मेरी चाल तो मुझ पर ही भारी पड़ गई। अरे क्या हो गया तेरे चेहरे को? अरे नालायक, तू तो अब एकदम अफ्रीका से आई हुई निग्रो लग रही है। बस कीजिए माँ, ये सब कुछ आपके कारण ही हुआ है। मैंने आपके लाए हुए प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया है, और ये उसी का नतीजा है। और अब से मैं आपका कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे ये तो क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लाए हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर करके आज तेरा ये कालापन थोड़ा कम हो गया है, और अब ना जाने तूने ऐसे कौन सी करामात कर ली जिस कारण तू पहले जितनी काली थी उससे भी और ज्यादा काली हो गई है। अब चाहिए यहाँ से माँ। ना जाने मेरी किस्मत में क्या चल रहा है, और आपका तो गोरी होकर भी कोई फायदा नहीं है। 5-5 बच्चे पैदा किए, लेकिन एक भी बच्चा गोरा पैदा नहीं किया। पांचों के पांचों एकदम काले पैदा कर दिए। हाँ तो तुम सब अपने काले बाप पर गए हो ना, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अरे सारा कसूर आपका ही है माँ। आप मेरी माँ नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। कंचन को उसके किए की सजा मिल चुकी थी, जिसकी वजह से उसे और गुस्सा आ जाता है। लेकिन एक रोज अचानक से उसके लिए सरिता एक अमीर घराने का रिश्ता लाती है। क्या बात कर रही हो माँ? आपकी वो अमीर सहेली मालविका खन्ना, आपने उसके हैंडसम बेटे का रिश्ता लाया है। वाह माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब बोलना कि मैं तेरी दुश्मन हूँ? अरे तेरे लिए मैंने इतने अच्छे घर का रिश्ता लाया है, तुझे तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए। वैसे माँ, वो लोग हमसे ज्यादा अमीर नहीं हैं, उल्टा हम ही उनसे दुगना या तिगुना अमीर होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मालविका आंटी के बेटे रौनक को देखा है, और वो काफी हॉट एंड हैपनिंग है। मैं तो अभी से ही अपने आप को उसके साथ फेरे लेते हुए सोच रही हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। देखा भाभी, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं ऐसे वैसे घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और शादी करूंगी तो किसी रॉयल खानदान में ही करूंगी, और मेरा पति तो एकदम हीरो टाइप मटेरियल रहेगा। क्यों, आप दोनों की बोलते बंद क्यों पड़ गई? अब पड़ेगी भी क्यों नहीं, मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता जो आया है। अब कंचन 7वें आसमान पर होती है, और उसमें अब पहले से भी ज्यादा तेवर आ जाता है। अरे कंचन बेटा, अब तो ये लेप लगा ले अपने चेहरे पर, माना कि वो मेरी सहेली है, और उसे भी अपने बेटे का रिश्ता हम जैसे अमीरों के साथ जोड़ना है। लेकिन थोड़ी तो अच्छी लग उसके सामने। अगर तू ये लेप लगातार 4 से 5 दिनों तक लगाएगी तो तेरा कालापन हल्का सा कम हो जाएगा। ठीक है माँ, आप इतना कह रही हो तो मैं लगा देती हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच माँ। एक नंबर की मतलबी लड़की है तू। अरे कल तक तो मैं तेरी दुश्मन थी, पर अब मुझ पर प्यार बरस रहा है। अब क्या कहे इन आजकल की औलादों को। राम राम राम। ओफो माँ, अब अपनी ये तानी वानी कसना बंद कर दो और शादी की तैयारियां शुरू कर दो।
अरे अभी तक तेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, उसके लिए अभी वक्त है मैडम। आप उसकी फिक्र मत करो माँ, हमारे पास तो कितना पैसा है, तो वो लोग हमें मना कैसे कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों में कंचन को देखने के लिए मालविका अपने बेटे रौनक के साथ आती है। मालविका जी, हमारी तरफ से तो हाँ ही है, आपका बेटा मेरी बेटी के लिए एकदम बेस्ट है। अब आप अपनी तरफ से फैसला बता दीजिए। अरे सरिता जी, मेरा फैसला मायने नहीं रखता। अब मेरे बेटे को जो ठीक लगे मैं तो वही करूंगी। आफ्टर ऑल ये उसकी खुशियों का सवाल है। वैसे इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगी कि दोनों एक दूसरे से अकेले में मिले और आपस में बात करें, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। हाँ, ये भी सही रहेगा। ठीक है बच्चों, तुम दोनों जाकर अकेले में बात करो। फिर कंचन और रौनक दोनों अकेले में बात करने जाते हैं। फिर तभी कंचन रौनक को उसके कमरे में रखी हुई सारी महंगी महंगी चीजें दिखाने लगती हैं। ये देखो रौनक, ये मैंने लंदन से लाया है और ये बैंकॉक से। है ना अमेजिंग? मैं तो बचपन से बहुत घूमी हूँ। वो रहा मेरा क्लोजेट, उसमें सब कुछ डिजाइनर और ब्रांडेड है। देखो कंचन, हम दोनों जब से मिले हैं तब से तुम बस अपनी अमेरिका प्रमोशन ही किए जा रही हो। अरे 2 मिनट जिस बारे में बात करने आए हैं उसके बारे में भी तो बात कर लेते हैं ना। अरे हाँ, सॉरी, हाँ मैं तो भूल ही गई। देखो कंचन, मेरी मॉम के सामने मैं तुम्हें गलत कहता तो वो मुझे दाव देती, इसीलिए ये बात मैं तुम्हें अकेले में साफ साफ कह रहा हूँ कि मुझे तुम जैसी काली और बदसूरत लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाना। अरे मुझे देखो, मैं कितना हैंडसम हूँ, फिर तुम मेरे साथ कैसी लगोगी? क्या? और नहीं तो क्या। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मेरे पीछे तो कई सारी लड़कियां मरती हैं, लेकिन मेरी माँ तो एकदम लालची है, जो तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर अपने बिजनेस में फायदा करवाना चाहती है, और इसीलिए वो मुझे तुम्हारे गले बांध रही है। लेकिन प्लीज अपनी ये दाल कहीं और जाकर गलाओ। मेरा नाम रौनक है, और अगर तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी जिंदगी में तुम्हारे कालेपन से अंधेरा आ जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इस तरह रौनक कंचन को रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रौनक मुझे मना कैसे कर सकता है? मेरे पास मेरे पास तो कितनी सारी दौलत है, और उसके बावजूद भी उसने मुझे ठुकरा दिया। मैंने उससे कितनी उम्मीदें रखी थी, कितने सपने सजा दिए थे मैंने, लेकिन एक पल में ही सब खत्म हो गया, और मैं तो बस देखती ही रह गई, कुछ भी नहीं कर पाई। अब ये रोने और सर पटकने से क्या फायदा है? जब वक्त था तब तो तेरी अकल घास चढ़ने गई थी ना। अरे तुझे मैंने ना जाने कितनी बार समझाया कि मेरी बात गंभीरता से ले और अपने रंग को जरा ठीक कर। पूरी तरह से ना सही, लेकिन आधा कालापन तो कम हो सकता है ना। लेकिन नहीं, तूने मेरी एक नहीं सुनी और हमेशा की तरह अपनी ही मनमानी करती रही। लेकिन अब देख, तेरी ही मनमानी तुझ पर कितनी भारी पड़ रही है। बस भी करो माँ, अब और कितना कोसोगी मुझे? कोसूंगी, और अब तो मैं 1000 बार कोसूंगी। और अब बस हुआ, अब मैं तुझे तेरे हाल पर ही छोड़ने वाली हूँ। बहुत सोच लिया मैंने तेरे बारे में, लेकिन तू है कि अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। अरे तुझे लगता है कि तू अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकती है, पति भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़ी डींगे हाँक रही थी ना कि हमारे पास तो सब कुछ है, तो लड़के वाले हमें मना कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन लड़के ने मना कर ही दिया ना, और कारण क्या बताया? ये तेरा काला रंग और तेरी ये बदसूरती। अरे तू किसी लायक नहीं है, और अब से मैं तेरे भविष्य की जरा भी चिंता नहीं करूंगी। ऐसी ही रहे तू, नालायक कही की। इतना कहकर सरिता वहां से चली जाती है। माँ जी, बस भी कीजिए ना आप, अब कितना सुनाओगे कंचन को? हाँ माँ जी, वो पहले ही रौनक के रिजेक्शन से दुख में है। उसने बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाया, और सब कुछ उसके लिए बस सपना बनकर रह गया।
और माँ जी, इस समय उसे प्यार और सहारे की जरूरत है, ना कि डांट और फटकार की। दिमाग खराब हो गया है मेरा। वो लड़का रौनक, वो भी मान जाता। अगर इसका कालापन थोड़ा और कम होता, अगर ये सही से पेश आती, तो सब ठीक हो जाता और हम अभी उसकी शादी की तैयारियां कर रहे होते। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो पाया और इन सब में सारा दोष उस कंचन का ही है। बहुत घमंड है ना उसमें, लेकिन अब उसे अपने घमंड की सजा मिल रही है। ऊपर वाला किसी को नहीं बख्शता। बस कीजिए माँ जी, प्लीज शांत हो जाइए आप। कहीं आपका बीपी हाई ना हो जाए। अब जो हो गया सो हो गया। प्लीज आप उसे अकेला छोड़ दीजिए। कल सुबह हम सब जाएंगे उसके पास। जो करना है करते बेटो। मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अब पीछे हट रही हूँ। वो जीवन में आगे खुश रहे या उदास रहे, अब वो उसके हाथ में है और उसने अपनी जिंदगी बिगाड़ दी है, तो अब उसे ही सब ठीक करना होगा। इतना कहकर सरिता वहां से चली जाती है। माँ जी तो कुछ भी बोली जा रही है। एक माँ होकर भी वो ये सब कैसे बोल सकती है? अब उन्हें भी समझना चाहिए ना कि कंचन ने अपने जीवन में काले रंग के कारण कितना दुख झेला होगा। माँ का गुस्सा ऐसा ही होता है, उसके पीछे प्यार और चिंता छुपी होती है। वो भले ही ऊपर ऊपर से कंचन के लिए बुरा बोलती होंगी, लेकिन भीतर से उन्हें भी बहुत दुख हो रहा होगा। बस वो उसे अपने गुस्से के जरिए बाहर निकाल रही है। वैसे इन दोनों माँ बेटी के बीच बोलने वाले हम कोई नहीं होते। चलो सो जाते हैं, फिर कल सुबह जल्दी उठकर कंचन के पास जाएंगे। फिर सुबह जल्दी उठकर अक्षरा और प्रार्थना दोनों साउथ इंडियन खाना बनाती हैं और वो उसे कंचन के पास लेकर जाती हैं। ये देखो कंचन, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। डोसा, इडली सांभर, मेदू वड़ा और तुम्हारा स्पेशल उत्तप्पा भी बनाया है। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और खा लो इसे। जानती ही कि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत टफ था, लेकिन कोई बात नहीं कंचन, ये जीवन है ना। आज गम के काले बादल हैं, तो कल खुशियों की बारिश भी जरूर बरसेगी। बस हार ना मानकर सदा मुस्कुराते हुए हर मुसीबत और दुख का हमें सामना करना ही चाहिए। अरे बंद करो अपनी ये नौटंकी। आखिर आप दोनों क्या चाहती हो? कल इतना सारा मनोरंजन मिला है, वो काफी नहीं है क्या? मैं सब जानती हूँ। आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, जब रौनक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब यहाँ मेरे पास आप तमाशा बनाने के लिए आई हूँ। अरे नहीं खाना मुझे ये कुछ भी, और दफा हो जाइए यहाँ से। अरे नहीं कंचन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमें भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन अब उस दुख के साथ ही जीने से क्या फायदा। इसीलिए तुम्हें खाना तो खाना ही होगा, और अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम बीमार पड़ सकती हो ना। हाँ कंचन, अरे तुम जरा अपना नजरिया बदलो। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो वो हमारे लिए मनोरंजन कैसे हो सकता है? अरे तुम तो हम चारों की इकलौती ननंद हो, और हम तो बस तुम्हें हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए प्लीज कंचन, हमें अपनी सहेली समान समझो और थोड़ा खा लो। देखो, तुम्हारे लिए रौनक तो क्या, उससे भी कई गुना ज्यादा हैंडसम और ज्यादा अमीर लड़का लिखा होगा तुम्हारी किस्मत में। और नहीं तो क्या कंचन, और वो होता कौन है तुम्हें रिजेक्ट करने वाला? उसकी तो ऐसी की तैसी। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ये तुम्हारा फेवरेट साउथ इंडियन प्लेटर खा लो। प्लीज कंचन, मान जाओ ना। लगता है आप दोनों को बातों से कहा गया कुछ भी समझ नहीं आता। फिर कंचन प्रार्थना और अक्षरा को धक्का मारकर अपने कमरे के बाहर निकालती है और ये सब सरिता देख लेती है। नालायक लड़की, ये तू क्या कर रही है? और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बहू को धक्का मारने की? बेशरम कही की। तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ हो। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी इस निकम्मे को सांत्वना देने की? मैंने क्या कहा था? ये लड़की किसी लायक नहीं है। इससे बुरे बर्ताव की जगह और किसी भी चीज की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और आपसे भी माँ। देखा, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था, लेकिन तुम लोगों के समझते ही नहीं। मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ, नहीं मिलना मुझे किसी से भी। मुझे अपने कमरे में अकेले रहना है, आप सबसे दूर।
आप सबके सब बुरे हो, बहुत बुरे। तुम दोनों तो आज इसे प्यार दुलार देने चली गई, लेकिन खबरदार, जो आइंदा से तुम दोनों ने या फिर वो जैस्मिन और बानी इसके पास भी गई तो कोई जरूरत नहीं है इसे प्यार देने की। इसे जो करना है करने दो, और अब तो इसके मन का ही होने दो। पर माँ जी, वो जो कुछ भी कर रही है वो सब गुस्से में कर रही है। इस बात का उसे बाद में बहुत पछतावा होगा, और गुस्से में तो अच्छे से अच्छे लोग भी अपना आपा खो बैठते हैं। हाँ माँ जी, इस समय उसे अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। वो इतनी समझदार भी नहीं है जो खुद ब खुद ठीक हो जाए। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है माँ जी, इसीलिए उसे परिवार के साथ की बहुत जरूरत है। इस घर में वो बस अपने भैया से ही जुड़ी हुई है। आपके साथ भी उसकी ठीक से नहीं बनती, और हमें तो उसने अभी तक ठीक से अपनाया भी नहीं है। अब उसके चारों भाई तो दिन रात काम करने के कारण व्यस्त रहते हैं, वरना वो अगर यहाँ होते तो वो इसे समझा देते। अरे कुछ नहीं समझ सकती है, समझाने के लिए तो बड़े से बड़े विद्वान भी आकर समझा दे इसे, लेकिन सामने वाली व्यक्ति में भी समझने की चाह होनी चाहिए। वो तो है माँ जी, लेकिन अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं उसकी माँ हूँ, तो तुम दोनों को उसकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया, अब उसे अकेला छोड़ दो। वो प्यार दुलार या सांत्वना किसी के भी लायक नहीं है, और ये बात मैं ना जाने कितनी बार दोहरा चुकी हूँ। अगर फिर से तुम चारों में से उसके पास कोई भी गया तो उससे पहले मैं तुम चारों की बैंड बजाऊंगी। सरिता के इस आदेश के कारण अब भाभी आगे कुछ भी नहीं कर पाती। देखना बानी, कंचन कल से अकेली है अपने कमरे में। नौकर खाना लेकर गया था, लेकिन उसने उसे अंदर आने से मना कर दिया। मुझे तो अब उसकी बड़ी चिंता हो रही है। मुझे भी जैस्मिन, लेकिन अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। अक्षरा और प्रार्थना ने बताया कि उन्हें माँ जी ने सख्त मना कर दिया है वहां जाने से, और अगर हम भी वहां पर चली गई तो माँ जी हमारी बैंड बजा देगी। बेचारी कंचन, कभी कभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि ऊपर वाले ने सबको अलग अलग क्यों बनाया है। कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, और कोई गूंगा होता है तो कोई बहरा होता है। ऐसा नहीं है जैस्मिन, मेरी नानी कहा करती थी कि ऊपर वाले ने सब में बराबर की कमियां डालकर भेजा है। बस सबकी कमियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जीवन में वही जीत जाता है जो अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बनाकर खुशी से जीता है। और यही बात कंचन को भी करनी होगी, वरना ऐसे ही रो रो कर वो खुद की जिंदगी बर्बाद कर देगी। सो तो है बानी, और अब वो चाहकर भी अपना कालापन दूर नहीं कर सकती। इसीलिए जो है उसी को उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, और उसे जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वो है कि बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बस अपना घमंड ही लेकर बैठी है। यूं ही 2 दिन बीत जाते हैं, और कंचन अब तक अपने कमरे से बाहर आई नहीं होती है। ये क्या है माँ, आप ऐसा कैसा कर सकती हो? हमें कंचन के पास जाने दीजिए, उसे कमरे के बाहर निकलने दीजिए। अरे आपके कारण हम भी नहीं जा पा रहे, और वो खुद तो बाहर आने से रही। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए ही मैं तुम लोगों को भी मना कर रही हूँ। मत जाओ उसके पास, और 2 दिनों तक अकेली रहेगी तो अच्छे से उसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। बस कीजिए माँ, इतनी भी निर्दयी मत होइए ना। बकवास मत कर विपुल। माना कि मैं निर्दयी हो रही हूँ, लेकिन उसने काम ही वैसा किया है। तुम लोग नहीं जानते इसका कालापन कम करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। 50 जगहों से 50 अलग अलग चीजें मंगवाई थी मैंने, इतनी जगह फोन घुमाया, और तब जाकर रौनक जैसा अच्छा लड़का मिला। लेकिन नहीं, इस लड़की ने तो सारा रायता फैला दिया। तभी वहां पर अक्षरा आती है। माँ जी, वो कंचन के कमरे का दरवाजा खुला था, इसलिए मैं कमरे के अंदर चली गई, और उसके कमरे में से ये चिट्ठी मिली है। जल्दी पढ़िए इसे कि आखिर इसमें क्या लिखा है। ये तो क्या कह रही है? ला दे मुझे। माँ और भैया, मैं जा रही हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए।
मेरा ये काला रंग मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। बचपन से लेकर आज तक अपनी बदसूरती के कारण मैंने केवल दुख ही सहा है, और अब आगे और दुख सहने की ताकत नहीं है मुझ में। मेरे कारण आपको भी बहुत गुस्सा, शर्मिंदगी और चिड़चिड़ होती है ना माँ। इसीलिए अब मैं आप सबसे दूर जा रही हूँ। मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले, बस यही प्रार्थना करना आप सब। जीते जी तो कभी खुशी से नहीं रह पाई, लेकिन मरने के बाद भगवान जी के पास जाकर खुश रहना चाहती हूँ। क्या? इसका मतलब हमारी कंचन आत्महत्या करने गई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। विपुल बेटा, कंचन को बचा ले बेटा। ये चिट्ठी आज की ही है, और अभी 9 बज रहे हैं। 8 बजे के करीब लिखी होगी उसने। जा बेटा, जाकर देख ले कि कहाँ है वो। यही आसपास ही होगी। जाकर कहाँ पर जाएगी वो हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। हाँ माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ, और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। हम तीनों मोहल्ले में देखते हैं। विपुल घर के पास वाले सुसाइड पॉइंट पर जाता है और वहां पर रोती हुई कंचन को देखता है। मुझे पता था कंचन कि तू यहीं पर होगी। भैया, आप यहाँ पर? कंचन विपुल के गले लगती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। मुझे नहीं मरना भैया, मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी सकती, क्योंकि मेरा रंग काला है। मैं तो खुली सांस भी नहीं ले सकती। क्यों भैया, मेरे साथ ही इतना गलत क्यों हो रहा है? पता नहीं मेरी ही किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है। बस कर कंचन, अब रोना बंद कर दे, हिम्मत जुटा और चल। घर पर सब तेरी राह देख रहे हैं। इतनी परेशान हो रही है वो तेरे लिए। नहीं भैया, मैं नहीं आऊंगी वहां पर। हाँ, ये सच है कि मैं अंदर से मरना चाहती हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश भी रखती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आज अगर मैं आपके साथ वापस घर चली आई तो घूम फिर कर वही सब होगा, वही दुख, वही दर्द। लेकिन भैया, मुझ में वाकई में उतनी सहन शक्ति नहीं रही अब। आज तक मैंने बहुत सह लिया, इसलिए मैं आपके साथ घर पर नहीं आऊंगी। आप जाइए, चले जाइए यहाँ से। आपको मेरी कसम भैया, दूर रहिए मुझसे। ये तू क्या बकवास कर रही है कंचन? रुक जा प्लीज कंचन, मेरी बात सुन ले। नहीं भैया, आज तो मैं मरकर ही रहूंगी। मुझे मरना ही होगा। इस दुनिया में जीकर मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं चाह रही हूँ भैया, आप अपना और सबका ख्याल रखना। लव यू भैया। रुक जा कंचन। कंचन पीछे सरके। उससे पहले ही विपुल उसे पकड़ लेता है और वो उसे जबरदस्ती उस जगह से दूर लेकर जाता है और एक सुरक्षित जगह जाकर बैठता है। आपने मुझे क्यों रोका भैया? मुझे मरना होगा, जाना ही होगा यहाँ से। इस धरती पर मैं आप सबके लिए, और खास करके माँ के लिए, किसी बोझ से कम नहीं हूँ। मैं घमंडी हूँ और बुरी हूँ। मुझ में दुनिया की सारी खामियां हैं, लेकिन मेरे अंदर का दर्द कभी कोई देख ही नहीं पाया, और ना ही मुझे आज तक कोई समझ पाया है। ये तू कैसी बातें कर रही है कंचन? अरे हम कोई पराई लोग हैं क्या? हम तो तेरे अपने ही है ना, तो हमें तेरा दर्द क्यों पता नहीं होगा? अगर सब तुझसे प्यार नहीं करते, तेरा दर्द नहीं समझ पाते, तो तेरे जाने की खबर सुनकर सबकी जान ऊपर नीचे नहीं होती। और खास करके माँ की। माँ ने तो कह दिया है मुझसे कि तुझे किसी भी हाल में सही सलामत घर वापस लेकर आना है। इसलिए चल कंचन, अपने घर चल। क्या कहा? माँ ने ये सब कहा? हाँ कंचन, माँ ने ही ये सब कहा है। अरे वो चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, ताने कस ले, लेकिन है तो वो हमारी माँ है ना, और उनके गुस्से में भी उनकी गहरी ममता छुपी हुई है। यह सुनकर तो कंचन और ज्यादा भावुक हो जाती है। फिर वो विपुल के साथ घर चली जाती है और कंचन को सही सलामत देखकर सबकी जान में जान आती है। कंचन बेटा, तू आ गई, मेरी बच्ची। कहाँ चली गई थी तू? पागल वागल हो गई थी क्या? ऐसा कोई करता है क्या? माँ,
दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ती हैं। एक पल के लिए तो मुझे ये लगा था कि मैंने तुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन तुझे वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मेरा दिल इतना भारी हो गया था कि मैं अपनी जान ही देने चली गई। चुप हो जा, ऐसा नहीं कहते बेटा। हम सब है ना तेरे लिए। मैं भले ही तुझ पर गुस्सा करती हूँ, लेकिन है तो तू मेरी ही औलाद ना। और खबरदार, जो आइंदा से ऐसी पागलों जैसी हरकत की तू। हाँ माँ, नहीं करूंगी मैं ऐसा। फिर बाद में भाभी अभी कंचन के साथ बातें करती हैं। कंचन, क्या हम तुमसे 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हाँ भाभी, बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? देखो, हम जानते हैं कि तुम हमें अपना नहीं मानती, लेकिन फिर भी कंचन, एक नौकरानी समझकर ही सही, तुम अपने दिल की सारी बातें और मन में दबी हुई सारी उलझनें हमारे साथ बांट सकती हो। हाँ कंचन, इससे तुम्हारा मन भी हल्का होगा और हम भी तुम्हें सही सुझाव दे सकेंगे। तुम छोटी हो, इतने समझदार भी नहीं हो, इसीलिए कभी कभी ना समझ होने के कारण अक्सर लोग गलत राह पर चल पड़ते हैं। और तुम्हारा रंग काला है तो क्या हुआ, तुम्हारा मन तो साफ है ना। और वही असली सुंदरता भी होती है। जानती हूँ कि आजकल ये बात काफी ट्रेंड में है। खूबसूरती मन से होती है, बाहरी सुंदरता से कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर गौर से सोचकर देखा जाए तो वाकई में ये बात सच है। जो इंसान अपने स्वभाव और मन से अच्छा होता है, उसकी सुंदरता तो बाकी सुंदर व्यक्ति से भी ज्यादा झलकती है। और हमने कई बार देखा है कंचन कि तुम बंगले के बाहर आए भिखारियों की हमेशा मदद करती हो। हर महीने आश्रम के बच्चों को खाना, कपड़े और पैसे भेजती हो। और ये सब तुम्हारी सुंदरता ही तो है। जितना तुम्हारा किरदार अच्छा होता है, उतनी ही तुम्हारी सुंदरता बढ़ती है। इसीलिए तुम अपनी सुंदरता की परिभाषा को बदलो और अपना थोड़ा नजरिया भी बदलो। फिर देखो, जीवन जीना कितना आसान और सुकून से भरा हो जाएगा। शायद आप सही कह रही हो भाभी। मैं ही गलत थी, जो खुद को हमेशा कोसती रही। लोग तो इतनी सुंदर सुंदर हीरोइन पर भी कितने गंदे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि वही लोग गंदे होते हैं। उनका नजरिया गलत होता है और उन्हें तो बस बातें बनाना आता है। हाँ कंचन, बिल्कुल सही कहा तुमने। थैंक यू सो मच भाभी, जो आप दोनों यहाँ पर आई और मुझे इतने अच्छे से समझाया। कोई बात नहीं कंचन, और आज तुमने हमें दिल से भाभी कहा है और इसीलिए हमें तुमसे ज्यादा खुशी हो रही है। वैसे कंचन, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, तो इस बार तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर हम एकदम अच्छे से तैयारियां करेंगे और एक शानदार पार्टी होगी। क्यों प्रार्थना? हाँ हाँ बिल्कुल। और बहुत रो लिया तुमने कंचन, लेकिन अब से तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। आगे से तुम अपने जीवन में बस खुशियां ही मनाओगी। हाउ स्वीट भाभी, थैंक यू सो मच। कंचन के जन्मदिन के लिए घर वाले काफी तैयारियां करते हैं और सरिता खुद उसके लिए तोहफे खरीदने जाती है। सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ माँ जी, सब कुछ सेट है। बहुत खूब। वैसे केक का ऑर्डर दिया कि नहीं? अगर नहीं दिया है तो 3 लेयर का ही केक मंगवाना। और हाँ, वो शहर की सबसे बड़ी और नंबर 1 बेकरी से ही मंगवाना। नहीं माँ जी, इस बार केक बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इस बार कंचन के साथ उसकी 4 भाभियां हैं और हम चारों मिलकर अपनी प्यारी सी ननन के लिए एक बड़ा ही प्यारा केक बनाएंगे। और उस केक में मिठास के साथ साथ हम चारों का अगणित प्यार भी मिला हुआ होगा। क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, बस इस बार उसका जन्मदिन अच्छे से हो जाए। मैंने जाने अनजाने में उसे बहुत दुख दिया है, लेकिन अब तो मैं उसके चेहरे पर खुशी ही देखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अब आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर जन्मदिन की सुबह जब सरिता कंचन को विश करने के लिए उसके कमरे में जाती है, तब वो उसे फर्श पर बेहोश पड़ी देखती है। ये क्या कंचन, इसे क्या हो गया अचानक से? हे भगवान, इसकी तो सांसें भी ठीक से नहीं चल रही। कंचन बेटा, आगे खोल ना बेटा, कुछ तो बोल कंचन। काश मेरे चारों बेटे यहाँ पर होते,
विपुल, बेटा जल्दी आ यहाँ पर। बबुओ, जल्दी आओ, मेरी कंचन को कुछ हो गया है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ है कंचन को? देखना बेटा, ये बेहोश पड़ी है। ना जाने इसे अचानक से क्या हो गया। इसकी तो सांसें भी ठीक से नहीं चल रही माँ। हमें फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद 3 घंटों में कंचन को होश आ जाता है। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? घबराइए मत। पिछले कुछ दिनों में पेशेंट के साथ बहुत कुछ हुआ है और मानसिक रूप से काफी कमजोर होने के कारण शारीरिक रूप से भी कमजोरी आ गई है और ऐसे में सांस लेना घुटन होना आम सी बात है। मैं फिलहाल के लिए दवाई दे रहा हूँ, लेकिन पेशेंट का जरा ख्याल रखिए। उसके आसपास तनाव भरा वातावरण नहीं होना चाहिए। वो मानसिक तौर पर जितना खुश रह पाए उतनी खुशियां दीजिए उसे। दवाई दूंगा तो उसके रिएक्शन से पेशेंट की सेहत पर और भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर काफी कम है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर। मैं अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी तो क्या, उदासी का साया तक नहीं आने दूंगी। बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया मेरी बेटी ने, लेकिन अब और नहीं। कंचन हॉस्पिटल से घर जाती है, तभी उसे बहुत ही अच्छा बर्थडे सरप्राइज मिलता है और उसका बर्थडे पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। तबीयत खराब होने के कारण अब भाभियाँ पहले से कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगती हैं और ये देखकर कंचन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक रोज, ये लो कंचन, ये तुम्हारे लिए है। वाह भाभी, ये स्टैंड और ये सब, ये तो पेंटिंग का सामान है। हाँ कंचन, हमें सतीश और गौतम जीजू ने बताया कि तुम्हें पेंटिंग करना बहुत पसंद है और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि तुम पेंटिंग करो और खुश रहो। वाओ, ये सब तो एकदम ब्रांडेड सामान है। थैंक यू सो मच भाभी। यू आर मोस्ट वेलकम कंचन। अब जल्दी से अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाओ। हम सभी तुम्हारी पेंटिंग देखने के लिए बेताब है। हाँ भाभी, जरूर बनाऊंगी। फिर अगले दिन कंचन बंगले के गार्डन में बैठकर पेंटिंग बनाने लगती है। उनके घर के बगल वाले बंगले में कोई नए लोग रहने आए होते हैं, अर्जुन और उसकी माँ शोभा। हेलो, मेरा नाम अर्जुन है। सॉरी हो, आपके पर्सनल स्पेस में ऐसे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन खुद को आपकी तारीफ करने से रोक ही नहीं सका। और आप तो काफी कमाल की पेंटिंग बनाती हो। रियली ग्रेट वर्क। मेरी तारीफ करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा नाम कंचन है। ओ हेलो कंचन, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। वैसे आप और आपकी माँ यहाँ पर 2 हफ्ते पहले ही आए हो ना? हाँ कंचन, वैसे मेरी कजिन का जन्मदिन आने वाला है। उसने हाल ही में नया घर भी लिया है, तो क्या तुम उसके घर के लिए एक सुंदर सी पेंटिंग बनाकर दे सकती हो क्या? फिर वो पेंटिंग मैं उसे बर्थडे गिफ्ट कर दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आपकी कजिन के लिए पेंटिंग बनाने में तो मुझे बहुत खुशी होगी। दैट्स ग्रेट। फिर कंचन अर्जुन के लिए पेंटिंग बनाती है और इस तरह दोनों के बीच पेंटिंग के जरिए अच्छी दोस्ती होने लगती है। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे माँ, आपने पहले जो जो फेस वॉशेस, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाए थे वो आपने वापस मंगवाए हैं ना? अब से मैं वो सब लगाऊंगी और अपने कालेपन को कम करके ही रहूंगी। नहीं बेटा, तुझे उन सब की कोई जरूरत नहीं है। अब तू जैसी है वैसी ही बहुत खूबसूरत है। अरे खोट तो मुझ में ही थी और तेरे उस गुस्सेल स्वभाव में मेरा ही हाथ था। मैंने तुझे हमेशा कोसा ही है। खुद से प्यार करना कभी नहीं सिखाया तुझे। हाँ माँ, मैं जानती हूँ वो सब, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। और हाँ, मैं ये सब बस अपने सेल्फ केयर के लिए कर रही हूँ। मुझे भी अपने रंग से अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेरे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए रोने का क्या फायदा है? लेकिन हाँ, जो मेरे हाथ में है, जैसे कि मेरा कालापन कम करना, वो तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अब अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मैं दिन में नहीं, रात में ही जाती हूँ।
ताकि धूप से मेरा चेहरा और ज्यादा काला ना पड़ जाए। अरे नहीं कंचन, ये तो क्या बोल रही है। हाँ कंचन, सेल्फ केयर तो समझ आता है, लेकिन तुम तो इस रंग में भी बहुत खूबसूरत हो। सच में कंचन, देखने वाला तुम्हारा मन और स्वभाव देखेगा, रंग नहीं। और हमने ये बात पहले भी समझाई थी ना तुम्हें, तो तुम वापस ये सब क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या कंचन, जरा खुलकर खुशी से जियो, ना कि इस दबाव के साथ कि तुम्हें अपना कालापन कम करना है। भूलो मत, सुंदर से सुंदर हीरोइन को भी एक दिन बूढ़ा ही होना है, और बाहरी खूबसूरती एक ना एक दिन समय के साथ ढल ही जाती है। लेकिन भीतरी खूबसूरती समय के साथ तो क्या, व्यक्ति के मरने के बाद भी ढल नहीं पाती, क्योंकि वो अनमोल होती है। हाँ कंचन, प्रार्थना बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है भाभी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज फिर से आप लोगों ने मेरे नजरिए को बदला है, और ये काम कोई थेरेपिस्ट कर ही नहीं सकता, जो आप सब यानी मेरे अपने परिवार ने किया है। कुछ दिनों पहले मैं कुछ और ही थी, और अब धीरे धीरे मैं चीजों को समझ पा रही हूँ और अपने आप पर काम भी कर रही हूँ। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही जीवन में अपने अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़, फिर देख सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि वो हर वक्त खुद में और दूसरों में बुरी से बुरी बातें ही देखता है, जबकि हर किसी में भर भर कर अच्छाई होती है, और हमें तो बस उसे पहचानना है और उसके साथ आगे जाना है। एग्जैक्टली माँ, अब तो मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मुझे बेहद पसंद है, जैसे कि पेंटिंग करना, बीच पर जाकर सैंड कैसल बनाना, नाइट राइड्स करना, अपने फेवरेट कपकेक बनाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, पार्टी करने जाना, और ढेर सारी चीजें। आपको पता है, मेरा तो एक नया दोस्त भी बना है, अर्जुन नाम है उसका। हमारे बगल के बंगले में ही रहता है, वो भी अपनी माँ के साथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, इसी ही मुस्कुराते रहे, हंसते हुए तो बहुत अच्छी लगती है। देख, तेरा तो चेहरा भी चमकने लगा है। थैंक यू सो मच माँ। फिर जब भाभियाँ अर्जुन और कंचन को साथ में बात करते हुए देखती हैं, तभी क्या बात है, कंचन जब जब अर्जुन के साथ रहती है तब तब ये बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। हाँ जास्मीन, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब यही देखो ना, कंचन ने खुद से अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाना चाहा, तो अचानक से उसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा। लोग सच ही कहते हैं, अच्छाई ही अच्छाई को अट्रैक्ट करती है। हाँ बानी, मैं तो कहती हूँ कि हमें इस अर्जुन से मिलकर बात करनी चाहिए। हाँ जास्मीन, अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर बाद में, जी बोलिए ना, आप दोनों कंचन की भाभी हो ना? हाँ अर्जुन, हम यहाँ पर बस यही कहने आए हैं कि तुम यूं ही कंचन के साथ दोस्ती बरकरार रखना। वैसे उसकी कहानी तुम्हें नहीं पता कि उस बेचारी ने अपने रंग के कारण बहुत दुख झेला है। कभी उसका इतना अच्छा दोस्त भी नहीं बना है जितने कि तुम हो अर्जुन। हाँ अर्जुन, कुछ ही दिनों पहले की बात है, हमारे घर पर बहुत सारी चीजें हुई जिस कारण हमें कंचन की बहुत चिंता रहती है। मैं सब जानता हूँ, कंचन ने मुझे सब कुछ बताया है, और उसका स्वभाव तो बहुत ही साधारण है, नेक है, और उसी कारण मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन कंचन जैसी फ्रेंड कभी नहीं रही। वो तो बिल्कुल अलग है, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे उस चीज से इतनी कूल और अमेजिंग फ्रेंड मिली। चलो अच्छा है, तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही उसे बाहर घुमाने लेकर जाया करो, दोस्तों के बीच रहकर वो और ज्यादा खुल पाएगी। बेचारी जीवन भर अकेली ही रही है। जी भाभी, अब हम दोनों अगले हफ्ते गोवा जाने वाले हैं, वो भी पूरे 5 दिनों के लिए। और हम दोनों जब भी एक साथ होते हैं तो मुझे तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता, और एक साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। फिर अर्जुन और कंचन साथ में गोवा घूमने जाते हैं, और इस तरह समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अरे ये क्या कंचन, हम बीच पर जा रहे हैं तो तुम ये पूरे कपड़े क्यों पहन रही हो, जबकि मैंने तो शॉर्ट्स पहने हैं।
और तुम्हें भी वहां पर उसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि एक आम आदमी बीच पर पहनता है। नहीं अर्जुन, मुझे सबके सामने ऐसे जाने में अच्छा नहीं लग रहा। मेरा ये काला बदन, वो मुझे। देखो कंचन, मैं तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड पूरी तरह समझ सकता हूँ। माना कि तुमने खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ घाव अब भी हैं जो भरे नहीं हैं, और इसीलिए तुम अब भी थोड़ी बहुत इनसिक्योर हो अपने रंग को लेकर, जो एकदम जायज है। इतने सालों का दुख चंद दिनों में ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, बस इतना याद रखो कि तुम्हें खुद के लिए खुश रहना है, ना कि दूसरों के लिए। तुम्हें जो सही लगता है वो सब करो, और तब ये मत सोचो कि कौन क्या बोलेगा। तुम्हें शॉर्ट्स पहनने हैं तो पहनो, दिखने दो तुम्हारा काला रंग। क्या फर्क पड़ता है? जो है उसे गर्व से दिखाओ और खुशी से जियो, एकदम सीना तान कर। हाँ अर्जुन, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इस तरह अर्जुन की बातों से कंचन समझ जाती है और वो शॉर्ट कपड़े पहनकर बीच पर चली जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब घर पर सरिता की सहेली रेशमा आती है, तभी, और ये सब क्या है सरिता? मैंने तेरी बेटी कंचन को कई बार तेरे पड़ोसन के बेटे अर्जुन के साथ देखा है। जरा समझा दे उसे। वो फिर से वही गलती कर रही है। एक अमीर और हैंडसम लड़के के साथ रहकर वो उससे उम्मीद लगा बैठेगी कि वो उसे हाँ कर देगा, लेकिन उसकी जैसी काली लड़की को कोई हैंडसम लड़का हाँ कर ही नहीं सकता। देखना तू, रौनक की तरह ये लड़का भी उसे ठुकराने ही वाला है। अरे बस करो रेशमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब कहने की? मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है, समझी कि नहीं? और उसका जीवन साथी हैंडसम होगा या अमीर होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि वो जो भी होगा वो उसे जीवन भर खुश रखेगा। मेरी बेटी का मन साफ है, इसलिए वो बहुत सुंदर है, और बदसूरत तो तू है क्योंकि तेरा मन काला है। अरे ये क्या सरिता, ये सब तू कह रही है? अरे एक समय पर तो तू खुद ही अपने बेटी को कोसती थी। हाँ हाँ, मैं ही कह रही हूँ ये सब। और पहले मैं मेरी बेटी को कोसती थी क्योंकि उस वक्त मेरी सोच कुछ और थी, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी है। तो रेशमा काकी, अगर आपका बकवास करके हो गया हूँ तो निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि हम अपनी ननन के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुन सकते। और अगर आपने और कुछ भी कहा तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ काकी, इसीलिए दफा हो जाइए यहाँ से और वापस यहाँ पर कभी मत आना। रेशमा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और ये देखकर कंचन फिर एक बार भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा से ही आप सबको पूरा समझा, गलत गलत कहा, लेकिन आप सबने पिछले कुछ दिनों में मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे कितना समझाया है, जीवन में खुश रहना सिखाया है। और आज तो आप सबको मेरी साइड लेकर लड़ते हुए देखकर मुझे तो सच में विश्वास हो गया है कि अपने लोग ही सब कुछ होते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। लव यू टू हमारी प्यारी ननन। और हाँ बेटा, माफी तो मुझे भी तुझसे मांगनी चाहिए। जो प्यार मुझे तुम्हें हमेशा देना चाहिए था वो मैं समय पर दे ही नहीं पाई, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ तेरे जीवन में कभी उदासी नहीं आने दूंगी। फिर एक दिन, अरे क्या हुआ अर्जुन, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? नहीं कंचन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या अर्जुन? आई लव यू कंचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? हाँ कंचन, मैं नहीं जानता कि ये दोस्ती का रिश्ता प्यार में कब बदल गया, लेकिन अब मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ मैं। विल यू मैरी मी? लेकिन अर्जुन, मैंने तो तुम्हें हमेशा एक दोस्त की नजर से ही देखा है, उसके आगे मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं, तो फिर मैं ये सब कैसे? इट्स ओके कंचन, तुम्हें पता है अर्जुन, ये बात तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती कि इतना अमीर और हैंडसम लड़का मुझ जैसी काली लड़की से प्यार कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं कर सकता कंचन? आखिर तुम में क्या कमी है?
उल्टा तुम्हारी माँ सच ही कहती है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। थैंक यू सो मच अर्जुन। लेकिन मैं फिलहाल के लिए इस रिश्ते को जैसा ही वैसा ही रखना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा समय और चाहती हूँ। कोई बात नहीं कंचन, तुम समय ले सकती हो। देखते ही देखते महीनों बीत जाते हैं और धीरे धीरे कंचन को भी अर्जुन से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। सयूरी और उसका पति विराट दोनों मुंबई शहर में रहते हैं। सयूरी का ससुराल बरेली में होता है, जहाँ पर उसकी सास रामूला, ससुर मनोहर और देवर ईशान रहता है। फिर एक दिन अचानक से, अरे सयूरी बहू, तू यहाँ पर कैसे आ गई? और ये क्या, तेरे हाथ में तो कितना सारा सामान है। अरे पागल वागल है क्या तू? ये किस तरीके का फैशन है? एक सुहागन औरत सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनती। और नहीं तो क्या? अरे कुछ बोलोगे भी सयूरी, या फिर यूं ही चुप रहोगी? और विराट कहाँ पर है? तभी अचानक से सयूरी फूट फूट कर रोने लगती है और वो रोमिला के गले लगती है। माँ जी विराट नहीं रहा। क्या? हाँ माँ जी, उसका एक एक्सीडेंट हुआ और वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चला गया और अब वो वापस नहीं लौटने वाला। माँ जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा विराट मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। झूठ मत बोलो सयूरी। और नहीं तो क्या भाभी, कह दो कि ये सब एक नाटक है। कह दो ना भाभी, भैया हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं देवर जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था और एक खाई पर उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने उसकी बॉडी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ हमारी कार मिली और साथ में विराट का फोन भी मिला। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं पहले से ही अनाथ थी और अब विराट के जाने के बाद मेरे पास तो आप सबका ही सहारा है। और एक्सीडेंट होने के बाद मैंने आप तीनों को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप तीनों ने तो मेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया। हाँ बहू, दरअसल हम लोग जरा बाहर गए थे ना, शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा। इसलिए मैं सीधा यहाँ पर चली आई और अब से मैं यहीं पर रहूंगी। माँ जी, बिल्कुल सयूरी बेटा, तुम यहाँ पर रह सकती हो। आखिर तुम इस घर की बहू हो। अब सयूरी अपने ससुराल में ही रहने लगती है। और तभी, अरे माँ जी, नाश्ता कहाँ पर है? आज काम पर पिंकी आई नहीं क्या? अरे बेटा, वो आज तो क्या, अब से कभी काम पर नहीं आएगी। क्या? लेकिन मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, ये आप कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब ये है कि पिंकी को मैंने काम से निकाल दिया है। अब उतने ही पैसे बचेंगे ना बेटा। और अब तू भी आ गई है तो घर में बहू होते हुए नौकरानी की क्या जरूरत है? और अब यहाँ रहते हुए तू एक बहू होने के नाते फर्ज तो निभाएगी ही ना। इसलिए अब से रोजाना सुबह 7 बजे उठाकर और घर के सारे काम किया कर। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब कुछ ठीक से समझा दूंगी। पर माँ जी, चल ना अंदर, पहले रसोई के सारे काम समझाती हूँ और कौन सी चीज कहाँ पर रखी है ये भी ठीक से बता देती हूँ। रोमिला सयूरी को सब कुछ समझा देती है और वो दिन रात सयूरी से ढेर सारे काम करवाती है। ऐसे ही 2 दिनों के बाद, माँ जी पापा जी, आप दोनों को नहीं लगता क्या कि हमें विराट की शांति की पूजा करानी चाहिए? उस हादसे के बाद मैं सीधे यहाँ पर चली आई। उसे ठीक से विदाई देनी तो जरूरी है ना। हमें तो उसकी अस्थियां भी नहीं मिली, लेकिन शांति पूजा करने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब उसकी मौत तो हादसे में हुई है और ऐसा लोग कहते हैं कि हादसे में मरे हुए लोगों की आत्मा तड़पती रहती है और उन्हें मुक्ति कभी नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हम उनकी शांति करा दे तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बहू, लेकिन तुम चिंता मत करो सेरी बहू। अभी 2 दिन पहले ही मैंने घर के पास वाले मंदिर में पंडित जी को कुछ दक्षिणा देकर उनसे विराट के लिए एक छोटी सी पूजा करवाई थी और वो शांति विराट की आत्मा की मुक्ति के लिए ही थी।
तो अब तक तो उसको मुक्ति मिल भी चुकी होगी। तो खामोखा फिर से बड़ी पूजा रखेंगे तो सही नहीं होगा ना। क्यों रोमिला, सही कहा ना मैंने? हाँ मनोहर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर दो दो बार शांति करेंगे तो कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इसमें कैसा अनर्थ माँ जी? पूजा चाहे एक बार करो या 10 बार करो, उसमें कभी कोई अनर्थ नहीं होता। और वो तो इस घर का बेटा था, इसीलिए उसके नाम की बड़ी पूजा तो रखनी ही चाहिए ना। और मैंने बरेली के एक विद्वान पंडित जी से बात भी कर ली है। वो पूजा के पूरे 10,000 रुपए लेंगे। तो हम ये पूजा परसों के दिन कर सकते हैं। अरे नहीं बेटा, अब एक बार पूजा हो चुकी है तो रहने दे। मैं अपने बेटे की शांति पूजा होते हुए नहीं देख सकती। मेरे हाथ तो उसके फोटो पर हार चढ़ाते हुए भी कांपते हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मुझे इस दुनिया से छोड़कर चला जाएगा। उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। एक बार अगर कोई चीज मांग ली तो वो मुझे वो चीज चुपचाप दिला देता था। हाँ बेटा, और उस दिन जब मैंने मंदिर में पूजा की तब मैंने रोमिला को भी आने के लिए कहा था, लेकिन वो सब ये देख ही नहीं पाती, इसलिए वो वहां पर आई ही नहीं। और वैसे भी पूजा पाठ से क्या ही फर्क पड़ता है। हम हमारे बच्चों के लिए दिन रात दिल से प्रार्थना तो करते ही है ना। हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ ही है और हमेशा रहेगी। फिर वो भले ही इस दुनिया में रहे या फिर कोई दूसरी दुनिया में रहे, वो जहां भी रहेगा सुखी और खुश ही रहेगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। हाँ सयूरी, ठीक है पापा जी। सयूरी को घर वालों का ये बर्ताव सही नहीं लगता। फिर 15 दिनों के बाद जब ईशान का जन्मदिन आता है तभी मनोहर और रोमिला घर में एक शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं। और ये देखकर सयूरी एकदम हैरान रह जाती है। ये सब क्या है माँ जी? विराट को गए हुए ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप हो कि एक जश्न मना रही हो। जानते हैं बेटा कि वो हमें छोड़कर जा चुका है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब उसके लिए जो बेटा जिंदा है उसकी खुशियां तो खराब नहीं कर सकते ना। हाँ बेटा, हम तो उसके माँ बाप हैं, फिर भी हमने इतनी हिम्मत बांध ली है। और तू भी हिम्मत कर ले बेटा। वो अगर जिंदा होता तो वो भी ये कभी नहीं चाहता कि हम सभी लोग उदास रहें, बिलखते रहें। अरे वो तो अपने छोटे भाई ईशान के चेहरे पर हमेशा खुशी चाहता, और इसीलिए हम भी आज वही कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन फिर भी। देख बहू, तू सच में बहुत ज्यादा सोच रही है। अरे तुझसे ज्यादा दुख तो हमें हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे बेटे के लिए खुश हो रहे हैं। अरे आज उसका 25वां जन्मदिन है, इसीलिए उसका ये खास दिन खराब नहीं होना चाहिए। अब जाकर सारे पकवान ठीक से बने हैं या नहीं वो देख ले। और हाँ, ऊपर के माले से वो सारे पेपर प्लेट और ग्लास निकाल दे। मेहमान आएंगे तो उनको परोसने के लिए काम आ जाएंगे। और घर में आए हुए मेहमान भी आपस में बहुत बातें बनाते हैं। हे भगवान, कैसे निर्दयी लोग हैं। बड़ा बेटा मर गया और इन्हें जरा भी गम या पछतावा नहीं है। ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और उस बेचारी विधवा सयूरी को तो देखो, कितनी उदास खड़ी है वो। अरे ये लोग तो एक नंबर के नालायक लोग हैं। इन्होंने तो हमेशा अपने बड़े बेटे के पैसों से ही प्यार किया है। यहाँ बेटे बेटे दिन में 10 चीजें मंगवाते थे। इस घर को बनाने से लेकर इस घर में पड़ी छोटी से छोटी चीज भी उस विराट ने ही खरीदी हुई है। और आज यहाँ पर उसी की बीवी से नौकरानियों की तरह काम करवा रहे हैं। अरे उसके जाने का तो इन्हें कोई पछतावा भी नहीं है। सच में ना जाने कब सुधरेंगे ये लोग। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि सयूरी को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वही शहर में अपना नया जीवन शुरू कर देती तो वो तो उसके लिए ही अच्छा होता। लेकिन अब देखो, यहाँ आकर इन सब के गुलाम बनकर रह गई है। और इस रोमिला को काम ही क्या होता है। एक नंबर की मीठी चूरी है। अरे जो माँ अपने बेटे की सगी नहीं हुई वो दूसरों की क्या ही सगी होगी। ये लोग मेरे घर वालों के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। देखा जाए तो मुझे भी इनका बर्ताव सही नहीं लग रहा।
खुशी मनाना गलत नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी वो भी सब कुछ भूल कर, ये बहुत गलत है। काश तुम यहाँ पर होते विराट। तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस घर में सहारा दिखाई दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे ये तीनों तो अपने में ही मस्त है। ऐसे ही एक सुबह जब सवेरे घर के पास वाले मंदिर चली जाती है, तभी आयुष्मान भवो बेटा, ये लो प्रसाद। धन्यवाद पंडित जी। वैसे पंडित जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अब पूछो ना बेटा, क्या बात पूछनी है तुम्हें? लेकिन वादा कीजिए पंडित जी कि आप इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, खास करके मेरे घर वालों को। ठीक है बेटी, तुम्हारी आंखों से समझ आ रहा है कि तुम्हारा इरादा नेक है, इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। क्या मेरे ससुर जी ने सच में इस मंदिर में मेरे पति की आत्मा की शांति के लिए पूजा कराई थी क्या? क्या सच में उन्होंने आपको दक्षिणा दी थी? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि मनोहर जी तो कितने दिन बीत गए, मंदिर में आए ही नहीं। और हमें अच्छी तरह से याद है कि मंदिर में कौन आता है और कौन जाता है। हमारी याददाश्त बहुत पक्की है बिटिया। अगर आप सच कह रहे हो तो फिर पापा जी ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि उन्होंने विराट की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में आपसे छोटी सी पूजा करवा ली? वे जब सवेरे मंदिर से घर पहुंचती हैं, तभी आप दोनों चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपके छोटे बेटे के नाम पर ही हो जाएगा। बस कागजात बनने में कुछ दिन लग जाएंगे, तो फिर ठीक है। और गोपीचंद जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई साहब, बस इसकी भनक किसी को ना पड़े। अरे ये क्या? सयूरी, बेटा तू आ भी गई बाहर से? हाँ माँ जी, बस अभी अभी आई हूँ। वैसे ये वकील यहाँ पर क्यों आए हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? और पापा जी, कहीं आपके काम में कोई बाधा तो नहीं आ गई ना? अरे नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये मेरे दोस्त गोपीचंद है, जो पेशे से वकील हैं। और गोपीचंद, ये रही मेरी बहू सयूरी। नमस्ते बेटा। नमस्ते काका जी। अच्छा हुआ तू आ गई सयूरी। एक काम कर, सबके लिए मस्त चाय और पकोड़े बना दे। तेरा हाथ जला था ना, लेकिन अब तो वो ठीक हो गया है। तो जाकर जल्दी से बना दे। लेकिन माँ जी, मेरे हाथ की जलन अब भी गई नहीं है, इसीलिए मैं मसालों में हाथ नहीं डाल पाऊंगी। अरे क्या तू भी बेटा, इतनी नाजुक तरह से काम करेगी तो कैसे चलेगा? थोड़ी शक्ति तो रखनी ही होती है ना, इसलिए जाकर फटाफट बना दे। अगर घर के काम में हाथ डालेगी तो उस जलन के बारे में भी भूल जाएगी। अब जा, वक्त जाया मत कर। फिर सयूरी रसोई में चली जाती है और वो गहरी सोच में पड़ जाती है। आखिर ये लोग किस विषय पर बात कर रहे थे और मेरे आने के बाद अचानक से इन्होंने विषय बदल क्यों दिया? आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे ही एक रात जब ईशान जग रहा होता है, तभी सयूरी के कमरे से गुजरते हुए उसे किसी आदमी की हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। और ये क्या? भाभी तो किसी आदमी के साथ बात कर रही है। मुझे अभी जाकर माँ और पापा को जगाना होगा, ताकि वो दोनों भी भाभी को रंगे हाथ पकड़ सके। फिर ईशान रोमिला और मनोहर को जगाकर वो उन्हें सयूरी के सामने लेकर आता है और तभी सयूरी सोई हुई होती है। अरे, आप लोग अचानक से क्यों आ गए यहाँ पर? कुछ हुआ है क्या? मैं तो गहरी नींद में थी। ये सब क्या है ईशान बेटा? ये सयूरी तो यहाँ पर सो रही है और तू हमें क्या कह रहा था कि ये किसी आदमी के साथ बात कर रही है? आपकी सो माँ, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही भाभी को किसी आदमी के साथ बात करते हुए सुना और वो आदमी हंस रहा था। और उनकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि भाभी का किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। चुप रहो ईशान। अरे मेरे बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई विराट से प्यार करती हूँ, फिर वो चाहे इस दुनिया में रहे या ना रहे, मैं मरते दम तक सिर्फ उसी से प्यार करूंगी। इसीलिए प्लीज
मुझ पर ये झूठे घिनौने इल्जाम मत लगाओ। माँ जी, पापा जी, मैं कब से सो रही थी, और अगर आप दोनों को विश्वास नहीं है तो आप लोग मेरा फोन चेक कर लीजिए या फिर मेरे कमरे की छानबीन कर लीजिए। मैं ना तो किसी से बात कर रही थी और ना ही यहाँ पर कोई आदमी आया था। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है ईशान, लेकिन अगली बार से जरा ध्यान रखना। और सयूरी बेटा, सो जाओ तुम। फिर सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन उस रात ईशान सो ही नहीं पाता। मैंने बिल्कुल सही सुना था, भाभी ने ही मुझसे झूठ कहा। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है और उनकी ऐसी हरकत के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? फिर अगले दिन, माँ पापा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, कल रात को मैं झूठी कहानी नहीं बना रहा था। वाकई में भाभी किसी आदमी के साथ बातें कर रही थी और मुझे तो ये लग रहा है कि वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। वो ना हो पापा, वो जरूर अच्छी बनने का नाटक कर रही है। ये तो कैसी बातें कर रहा है ईशान? अरे ये बात तो हम सब जानते हैं कि सयूरी विराट से कितना प्यार करती थी, इसलिए मुझे तो तेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे हो सकता है कि तुझे कोई वहम हुआ हो। वहम? ये भी कोई वहम हुआ क्या पापा? माना कि वो भैया से बेहद प्यार किया करती थी, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे ना, और हर कोई मूव ऑन हो जाता है, तो भाभी क्यों नहीं हो सकती? और आजकल तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता पापा। अरे बस कर, कुछ भी बके जा रहा है तू। और जब तेरे पास कोई सबूत नहीं है तो तू ये सब किस दावे के साथ कह रहा है? अरे मुझे भी तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब जा, काम पर लग जा, वरना देरी होगी तो तेरा बॉस तुझे सुना देगा सबके सामने। पहली इतनी मुश्किल से जॉब मिली है तुझे। फिर थोड़े दिनों बाद में सयूरी सफेद साड़ी पहनना बंद कर देती है और वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर जाया करती है। ये सयूरी आजकल इतना कहाँ जाती है, और जाती है तो फिर घर वापस लौटने में उसे घंटों क्यों लग जाते हैं? मुझे भी इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उतने में वहां पर सयूरी आ जाती है। अरे सयूरी बहू, 4 घंटों से बाहर है तू। अरे कहाँ पर थी तू? यहाँ आए तुझे लगभग 1 महीना हो चुका है, और तूने इतनी सहेलियां भी बना ली जो तू 4-4 घंटे घर से बाहर रहती है। नहीं माँ जी, मेरी कोई सहेलियां नहीं है, बस मोहल्ले की 2 से 3 लड़कियों को ही जानती हूँ मैं। वो मैं तो बस पास में खुले हुए नए मॉल में गई थी। वो क्रिस्टल मॉल है ना, एयरपोर्ट के पास वाला। अच्छा, लेकिन फिर भी बहू, जरा बता कर जाया कर, और अगर तुझे बाहर जाना ही है तो इतनी देर तक मत जाया कर। और हाँ, ये क्या नया नाटक लगा के रखा है तूने? सफेद कपड़ों से सीधे रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगी है तू। अरे ये सब शोभा नहीं देता। हाँ बहू, अरे तुझे इस पहनावे में देखकर लोग नाम रखेंगे, कहेंगे कि विधवा होकर भी खुशियां मना रही है, एकदम बिंदास रह रही है ये। हाँ तो क्या हुआ पापा जी, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। माना कि मैंने अपना पति खोया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं जीवन भर बस रो रो कर आंसुओं का समुद्र भर दूं। मेरी भी जिंदगी है और मैं भी खुशी से जीना चाहती हूँ। और आज अगर विराट जिंदा होता तो वो भी यही चाहता कि मैं हमेशा खुश रहूं। मेरी जिंदगी में दुख होना तो दूर की बात, दुख का मेरे ऊपर साया भी ना हो। अरे पर प्लीज माँ जी, प्लीज मुझे वो सफेद कपड़े पहनने के लिए मत कहिए। मैं कोई पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ, और मैं अपना बहू होने का कर्तव्य ठीक से निभा तो रही हूँ ना। तो आप भी मेरे बारे में थोड़ा सोचिए ना। समाज का क्या है, वो तो अच्छा होने पर भी नाम रखते हैं और बुरा होने पर भी नाम रखते हैं। उनका तो काम ही होता है बातें बनाना। लेकिन मैं दूसरों के लिए जीना नहीं चाहती, भले ही मेरी सोच किसी को खटके, लेकिन मैं किसी के कहने पर बदलने नहीं वाली माँ जी। इतना कहकर सयूरी अपने कमरे में चली जाती है और रोमिला और मनोहर एकदम हैरान रह जाते हैं। इतनी जबान चला कर गई है, अचानक से इसके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आ गया? कहीं ईशान की बात सच तो नहीं थी? कहीं बाहर इसे कोई लड़का तो नहीं मिल गया ना? इतने ताव के साथ जो ये भाषण दे रही थी, वो सुनकर तो मुझे यही लग रहा है। और रोमिला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा।
ऐसे ही एक रोज सयूरी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी वो कमरे में अकेली ही होती है। सुबह से ना जाने मैंने कितनी बार माँ जी से कहा है कि वो मेरे लिए काढ़ा बना दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। कैसे लोग हैं ये। शुरुआत में जब मैं यहाँ पर आई थी तब मुझे लगा कि ये सभी अच्छे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये मुझे पराया कर चुके हैं। रोमिला उसकी सारी बातें सुन लेती है। अरे ये क्या, ये ऐसी बातें किसके साथ कर रही है? देखो ना विराट, यहाँ सब साथ होकर भी मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरी तबीयत इतनी खराब हुई है, लेकिन मैं अकेली ही हूँ। तुम्हारे आने से मेरे जीवन के सारे दुख चले गए थे, लेकिन यहाँ आकर मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं है। ये सभी लोग तो बस अपने में ही मस्त हैं। अरे ये तो विराट है। तू विराट से कैसे बात कर रही है, वो भी वीडियो कॉल के जरिए? क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैंने अभी अभी देखा तुझे। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन काश ऐसा हो पाता कि मैं उसके साथ वीडियो कॉल के जरिए बात कर पाती। मैं तो बस उसकी फोटो को देखकर बात कर रही थी। बस जब कभी मेरा दिल भारी हो जाता है तो मैं विराट की तस्वीर को देखकर उससे थोड़ी बातें कर लेती हूँ, और तब मुझे थोड़ा हल्का महसूस होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे मैं तुझे ये काढ़ा देने आई थी। पता है कि तूने मुझे ये सुबह देने के लिए कहा था, पर अब मैं तुझे ये शाम में दे रही हूँ। लेकिन मैं वो जरा बाहर चली गई थी ना अपनी सहेलियों के साथ, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ये ले, पी ले इस काढ़े को। इसे पीकर तुझे आराम मिलेगा। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच। फिर कुछ दिनों के बाद सयूरी ठीक हो जाती है, और ऐसे ही एक दिन जब वो बाहर से घर आती है तो अपने साथ एक गिफ्ट बॉक्स लाती है। ये क्या? भाभी अभी अभी बाहर से आई है, वो भी एक गिफ्ट लेकर। और इस गिफ्ट पर तो एक छोटी सी नोट भी लिखी है, कीप इट स्माइलिंग जान, यानी हमेशा मुस्कुराती रहो जान। आखिर ये गिफ्ट भाभी को किसने दिया होगा? माँ पापा मुझसे बहुत बड़ा सबूत मांग रहे थे ना, अभी जाकर उन्हें दिखाता हूँ। फिर ईशान जब रोमिला को वहां पर बुलाकर लाता है तो उस गिफ्ट पर अब दूसरी नोट होती है, जिस पर लिखा होता है कीप स्माइलिंग सिस्टर। अरे ओ नालायक, इतनी अंग्रेजी तो मैं भी जानती हूँ। सिस्टर मतलब बहन होता है। लगता है इसे ये गिफ्ट किसी सहेली ने दिया है, इसलिए इस पर सिस्टर लिखा है। हाँ ईशान, मेरी नई सहेली बनी है, तन्वी नाम है उसका, और ये गिफ्ट मुझे उसी ने दिया है। वो मुझे अपनी बड़ी बहन जैसी मानती है, इसीलिए उसने इस गिफ्ट पर जो नोट अटैच किया है और उसमें लिखा है कीप स्माइलिंग सिस्टर। बस कीजिए भाभी, प्लीज झूठ मत बोलिए। मैंने खुद देखा था और इस पर लिखा था कीप स्माइलिंग जान। आपने इसे अभी 2 मिनट पहले ही बदल दिया ना। अरे आप हमसे छुपा रही हो कि आपका बाहर अफेयर चल रहा है। मेरा विश्वास करो माँ। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो मैं ऐसे झूठ पे झूठ बोलता जाऊंगा? बस करो ईशान। अरे और कितना गिरोगे तुम, थोड़ी तो शर्म करो। और आइंदा से तुमने अगर मेरे बारे में ऐसा कुछ भी गलत सलत कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे कि नहीं? सयूरी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देखो माँ, भाभी की बात पर भरोसा मत करो, वो झूठ बोल रही है। अरे नालायक, साफ साफ इस पर सिस्टर लिखा है और इसमें तो ड्रेस है और ये गुलाब भी है। और आजकल की सहेलियां तो आपस में ये सब करती ही रहती है ना। और हाल ही में सयूरी के साथ कितना कुछ हुआ है, इसीलिए उसकी सहेली ने उसे ये तोहफा दिया होगा। लेकिन माँ, आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं? आपकी कसम, उस पर जान ही लिखा था और भाभी ने उस नोट को तुरंत 2 मिनट में बदल दिया। ये तो क्या कह रहा है बेटा? अगर तू मेरी कसम खा रहा है तो इसका मतलब तू सच बोल रहा है। तो फिर उसे जान किसने कहा होगा? आखिर क्या है इसका राज? फिर एक दिन जब सयूरी बाथरूम में होती है तभी अचानक अंदर से दरवाजा बंद हो जाता है और वो वहां पर फंस जाती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। हे भगवान, मुझे तो अभी फोन आ रहा है, लेकिन बाहर कैसे जाऊं मैं?
अरे सयूरी बहू, कहाँ पर हो तुम? तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे तुम्हें किसका कॉल आ रहा है? ये क्या? ये तो विराट का कॉल है, लेकिन ये नंबर तो अलग है। फिर उसका नाम कैसे आ सकता है? हेलो, कौन? हाँ, मैं विराट, सयूरी का माना हुआ भाई, जो मुंबई में रहता हूँ। क्या? हाँ अंकल, उसने कुछ बताया ही नहीं कि उसके पति विराट के साथ इतना सब हो गया और वो बिना मुझसे मिले ही वहां से बरेली चली गई। तो इसका मतलब तुम्हारा नाम भी विराट है? हाँ अंकल, जानता हूँ कि उसके पति का नाम भी विराट था और मेरा भी नाम विराट ही है। अगर वो आ जाए तो उसे कह देना कि बाद में मुझे कॉल करे, ठीक है ना? चलो अंकल, बाय। अरे पर पापा जी, ये दरवाजा अंदर से जाम हो गया है, खुल ही नहीं रहा है। प्लीज कुछ कीजिए ना पापा जी। हाँ ठीक है बहू, अभी बाहर से खुलवाता हूँ। बगल में ही भोला पान वाला रहता है। अगर घर में कोई दरवाजा जाम हो जाता है तो वही आकर अपनी तकनीक से खोल देता है। फिर जब दरवाजा खोला जाता है तभी। वैसे वो विराट कौन था बहू? मुझे तो उससे बात करके बड़ा अजीब सा लगा। दरअसल वो मेरा शहर वाला माना हुआ भाई है। मैं उसे राखी बांधती हूँ। मैं मेरे दुख में इतनी खो गई कि मैं उसे बिना बताए ही यहाँ चली आई। ठीक है बेटा, उसे कॉल करके एक बार बात कर लो। जी पापा जी, जरूर। लेकिन जब मनोहर ये बात रोमिला और ईशान को बताता है तभी तीनों को सयूरी पर शक हो जाता है। मुझे तो इसके हाव भाव कुछ समझ ही नहीं आ रहे। वही तो, मैंने एक दिन इसे फोन पर बात करते हुए देखा था। फिर उसने कहा कि वो विराट की तस्वीर से बात कर रही थी और आज ही वो विराट के नाम से किसी और आदमी का कॉल आया और वो तोहफा, और उस रात किसी आदमी से बात करना, और वो आवाज भी सुनी सुनी सी लग रही थी। माँ, पता नहीं भाभी का रहस्य क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन इतना पक्का है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। फिर आज बर्गर मंगवाते हैं ना, मुझे बर्गर खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे चुप हो जा तू, खुद की सैलरी आते ही उड़ा देता है और अब हमारे पैसों पर तुला हुआ है। जब विराट था तब उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब उसके जाने के बाद पैसों की कितनी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गरीबी देख रहे हैं। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे माँ जी, ये कैसे कागजात हैं और मैं इन पर साइन क्यों करूं भला? ये घर के कागज हैं और इन कागजों पर साइन करके तू ये घर ईशान के नाम पर कर देगी, ऐसा लिखा है इसमें। क्या? लेकिन विराट के जाने के बाद तो उसका घर मेरे नाम पर होगा ना। लेकिन तू तो यहाँ पर इतने अच्छे से रह रही है ना, और वैसे भी वो हमारा बेटा था तो उसकी प्रॉपर्टी का हक उसके भाई को ही मिलेगा, यानी हमारे छोटे बेटे ईशान को। इसलिए जल्दी से साइन कर दे ये पेपर, क्योंकि अब तो वो मर चुका है। नहीं माँ जी, वो जिंदा है और उसके जिंदा होते हुए ये घर किसी और के नाम पर नहीं हो सकता। उतने में वहां पर विराट आ जाता है और उसे जिंदा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विराट बेटा, तू जिंदा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आओ बेटा, तू तो हमें इस दुनिया से छोड़कर चला गया था ना, फिर अचानक जिंदा कैसे हो गया तू? मैं कभी मरा ही नहीं था पापा, और ये सब सिर्फ एक नाटक था। क्या? हाँ पापा जी, एक बेटा होने के नाते विराट ने हमेशा अपनी खुशियों से बढ़कर आपकी खुशियों को महत्व दिया है। सारे पैसे आप सबके नाम किए, आपको ये घर भी दिलाया। हर हफ्ते वो आप लोगों को हजारों रुपए भेजा करता था, लेकिन आप सबने कभी भी उसका हालचाल तक नहीं पूछा। अगर यहाँ से हमें कोई कॉल भी आता तो बस काम के मतलब से ही। इसीलिए मैं समझ गई थी कि आप लोग तो बस मतलबी हो और आपको विराट की कुछ भी नहीं पड़ी, लेकिन आपको मतलब है उसके पैसों से, और इसीलिए मैंने ये नाटक किया। क्या? हाँ माँ जी, मैं यहाँ पर विधवा बनकर आई, जबकि ये वहां जिंदा बैठा था, सोशल मीडिया से दूर था, ताकि किसी को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। इसने मुझे ये नाटक करने से कई बार रोका, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था
और इस नाटक को करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे आप सबको परखना था कि आप सभी लोग विराट के कितने सगे हों। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मैं सब समझ गई कि आप सबको विराट के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पापा जी, आपने क्या कहा था कि आपने मंदिर में विराट की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई थी, जबकि मैंने पंडित जी से पूछ लिया था तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे कोई भी पूजा नहीं करवाई। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है पापा जी। अब तो नाटक बंद कीजिए। अब आप तीनों का पर्दाफाश हो गया है। अरे आप लोग तो विराट की मौत की खबर सुनने के बाद भी 15 दिनों में ही ईशान का जन्मदिन मना रहे थे और मेरे घर में आते ही माँ जी ने तुरंत नौकरानी पिंकी को काम से निकलवा दिया ताकि ये मुझसे काम करवा सके और घर में पैसों की बचत भी हो, क्योंकि अब उन्हें रोजाना पैसे भेजने वाला विराट जो नहीं था। और हाँ ईशान, उस रात में विराट से ही बात कर रही थी और वो इसी की आवाज थी और वो गिफ्ट उस पर चांद ही लिखा था जो विराट ने मेरे लिए भेजा था। लेकिन मैं गलती से उस नोट को निकालना भूल गई और उसी के साथ घर के अंदर चली आई। लेकिन मैंने वक्त रहते ही तुम्हें देख लिया था और इसीलिए उस नोट को चेंज कर दिया। क्या? हाँ। और माँ जी, उस दिन मैं विराट की तस्वीर से नहीं बल्कि सच में विराट से ही वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। और पापा जी, उस दिन जब आप मेरे कमरे में आए थे तो असल में विराट ने अपने दूसरे मोबाइल नंबर से फोन किया था और मैंने ही उसे कहा था कि मैं बाहर पार्क में जाकर उसे कॉल करूंगी। लेकिन बाथरूम में बंद होने के कारण मैं समय से पहुंच ही नहीं पाई और उसने मुझे खुद से ही कॉल कर दिया। और जब आपकी आवाज सुनी तो उसने फौरन अपने दोस्त को कहा कि वो नाटक करे और खुद को मेरा माना हुआ भाई बताए ताकि किसी को कोई शक ना हो। क्या? मैंने हमेशा विराट को यहाँ की सारी खबरें दी हैं कि कैसे आपने मुझे पराया महसूस करवाया। विराट के जाने के बाद तो आप सबने ये तक कहा है कि वो था तो आप उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके जाने के बाद अब आपको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्यों माँ जी? सही कह रही हूं ना मैं? अरे बंद कर अपनी बकवास। और विराट बेटा, ये झूठ बोल रही है। अब तू आ गया है ना, इसीलिए तेरे सामने ये नाटक कर रही है, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे तेरे जाने की खबर से तो मैं आज तक रोती हूँ, वो भी हर एक मिनट। बस कीजिए माँ, मुझे आप सबके बारे में सब पता चल चुका है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग ऐसे निकलेंगे। मैंने निस्वार्थ भाव से आप तीनों के बारे में हमेशा अच्छा सोचा, लेकिन आप सबने मेरे बारे में कितना बुरा सोचा है। और भूलिए मत, ये घर जिसमें आप रह रहे हो ये भी मेरा ही है, और अगर मैं चाहूं तो आप लोगों को झट से यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों जैसा निर्दयी और मतलबी नहीं हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक बार हमारी बात तो सुन। बस कीजिए पापा, मुझे तो आप तीनों को माँ पापा और भाई कहने में भी घिन आ रही है। और अच्छा हुआ जो सयूरी ने यह सब नाटक किया, इससे मुझे आप तीनों के असली चेहरे दिख गए। और अब से मैं आप तीनों के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा, इसलिए अब से आप दोनों को वही संभालेगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मेरी बात तो सुन। आओ भैया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तीनों इस घर में रह सकते हो। मैं समझूंगा कि मैंने ये घर दान में दे दिया और अब मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मर गए आप तीनों मेरे लिए, और शुक्रिया जो आप तीनों ने मुझे इतना प्यार दिया। जिंदगी भर मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। नहीं बेटा, रुक जा विराट। वो तीनों विराट और सयूरी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते, जिस कारण तीनों अपने किए पर बहुत पछताते रहते हैं।